हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। साइंस जी के हम करने वाले हैं। टॉपिक हमारा 18 का 5th पार्ट रहेगा। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा साइंस की, तो आप वो देख लीजिएगा। पीछे वाले पार्ट भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं। 18 टॉपिक है यहाँ पर, इसमें इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स, तो छोड़े नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए यहाँ पर हम पार्ट वाइज इसको कवर कर रहे हैं। केवल 20-25 क्वेश्चन ही हम अपनी क्लास में रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। केवल और केवल प्रैक्टिस करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की अपनी क्लास में, और उसी से हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, 3 बज गए हैं, फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आज की क्लास में। 25 क्वेश्चन हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो ब्रेड और जो डबल रोटी होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन कौन सा होता है? पोटेशियम ब्रोमेट होता है, इथाइल ब्रोमेट होता है, कैल्शियम क्रोमोनेट होता है, कार्बोनेट होता है, या फिर मिथाइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमेट, यहाँ पर आंसर मैंने लगाया गया है, तो ये रहेगा ए, पोटेशियम ब्रोमेट होता है, जो कि डबल रोटी में सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन होता है, पोटेशियम ब्रोमेट। और क्वेश्चन नंबर 2 है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, जो ये विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, ये होती है द्रव्य। कैसी होती है? विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 3, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, यहाँ पर ये तीनों रहेंगे, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैलकुलेटर और ट्रांजिस्टर और ये उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आएंगे। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में और कैलकुलेटर में और ट्रांजिस्टर में, तो सभी में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेलुलोस और स्टार्च दोनों में होते हैं, तो सेलुलोस और स्टार्च में माइनस फ्रक्टोज होते हैं, या फिर उपयुक्त बी और ए होते हैं, यानी प्लस ग्लूकोज होते हैं, ये दोनों होते हैं, या फिर प्लस गैलोक्टोज होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? सेलुलोस और स्टार्च दोनों में होते हैं प्लस ग्लूकोज। क्या होते हैं? प्लस ग्लूकोज होते हैं। 4 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये हम क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 20 मिनट में कवर कर लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आज की क्लास हमने छोटी रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को हटाता है अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा, या फिर पायसीकरण द्वारा, या फिर प्रसारण के द्वारा। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा जो साबुन होता है, साबुन ग्रीज को हटाता है। किसकी वजह से हटाता है? कैसे हटाता है? ये पायसीकरण की वजह से हटाता है, पायसीकरण की वजह से हटाता है। तो साबुन में पायसीकरण होता है, ये याद रखना है आपको। इससे पहले वाले क्लास में हम ये कर चुके हैं। साबुन में क्या होता है? पायसीकरण होता है, और पायसीकरण की वजह से यह ग्रीज को हटाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन सा प्रतिजैविक औषधि, कौन सी प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन सी है? ए, सल्फागुआनिडीन, या फिर बी, क्विनीन, या फिर सी, क्लोरेमफेनिकॉल, या फिर डी, एस्प्रिन। तो क्या रहेगा इनमें से निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि यहाँ पर है सी, आंसर रहेगा क्लोरेमफेनिकॉल, ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बढ़ा देता है? जो ये एंजाइम होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बढ़ा देता है? एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है, तो कैसे बढ़ा देता है? तापक्रम को बढ़ाकर, अनुकूल पीएच उपलब्ध कराकर, या फिर सी, उत्प्रेरक ऊर्जा को घटाकर, या फिर डी, एटीपी उत्पन्न करके। तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी, उत्प्रेरक ऊर्जा को घटाकर। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को
कैसे बढ़ा देता है? एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरण ऊर्जा को घटाकर बढ़ा देता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में हमारी प्रकृति में पाया जाता है? ए सेल्यूलोस, बी ग्लूकोज, सी फ्रैक्टोस, डी सुक्रोज। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा सेल्यूलोस सर्वाधिक अधिक मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है। सेल्यूलोस प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोस पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोस। क्वेश्चन नंबर 9। हैमबर्गर घटना को कहा जाता है। जो ये हैमबर्गर घटना है इसको क्या कहा जाता है? ए बाइकार्बोनेट विस्थापन, बी हाइड्रोजन विस्थापन, डी क्लोराइड विस्थापन, सी क्लोराइड विस्थापन, डी सोडियम विस्थापन। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा क्लोराइड विस्थापन। क्या रहेगा? क्लोराइड विस्थापन रहेगा। सी आंसर रहेगा क्लोराइड विस्थापन। हैमबर्गर घटना को कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। हैमबर्गर घटना को क्या कहते हैं? क्लोराइड विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट से कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 25 क्वेश्चन अपने हैं। तो यूरिया का निर्माण किस एंजाइम द्वारा होता है? यूरिया जो होता है इसका निर्माण किस एंजाइम के द्वारा होता है, ये हमें बताना कौन से एंजाइम के द्वारा होता है। ए ग्लूटामिनोज, बी लाइगेज, सी आर्गनेज, डी एस्प्रेट। तो एस्प्रेटस। तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा आर्गिनेज ये रहेगा इसका आंसर। यूरिया का निर्माण किस एंजाइम द्वारा होता है? यहाँ पर आंसर रहेगा आर्गिनेज के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11। भोजन में एसकार्बनिक अम्ल की कमी से होता है। तो ये जो भोजन है, भोजन में ये अम्ल होता है एसकार्बिक अम्ल। एसकार्बिक अम्ल की कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? ये एसकार्बिक अम्ल जो होता है ये नहीं होता भोजन में, तो कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी हो जाता है, रिकेट हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर सकरवी रोग हो जाता है। भोजन में एसकार्बिक अम्ल की कमी से सकरवी रोग हो जाता है। ये इसका रासायनिक नाम है एसकार्बिक अम्ल। तो एसकार्बिक अम्ल की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जब लेड स्टोरेज बैटरी विसर्जित होती है तो क्या होता है? लेड बनता है, SO2 बनती है, या फिर लेड सल्फेट का व्यय होता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यय होता है। तो जब लेड स्टोरेज होती है, लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी विसर्जित करता है। क्या करता है? विसर्जित करता है। तो क्या होता है? लेड बनता है, SO2 बनती है, या फिर लेड सल्फेट का व्यय होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का व्यय होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा 12th का ए आंसर रहेगा लेड बनता है। क्या बनता है? एक लेड बनता है। ए आंसर रहेगा एक लेड बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्कोस रियान धागा बनाता है। तो विस्कोस रियान धागा बनाता है सेल्यूलाइड से, नाइट्रेट सेल्यूलोज से, या फिर सी सेल्यूलोज जेनथेट से, या फिर डी कारामेल से। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा सेल्यूलोज जेनथेट से। सेल्यूलोज जेनथेट से ये बनता है। क्या बनता है? विस्कोस रियान बनता है। विस्कोस रियान बनता है सेल्यूलोज जेनथेट से। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियम है, सीसा है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो यहाँ 15 का आंसर रहेगा सीसा जो है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। क्वेश्चन नंबर 16। तांबा कॉपर का शत्रु मित्र है। तो शत्रु तत्व क्या है? जो तांबा है इसका शत्रु तत्व क्या है?
फास्फोरस है, गंधक है, जल है, क्रोमियम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा जो तांबा है इसका प्रमुख शत्रु है गंधक। तांबा या कॉपर का शत्रु है तत्व है गंधक। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। कल 25 क्वेश्चन है और हम आज की क्लास बहुत छोटी सी रखी गई है, बहुत स्पीड से हम इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 17, पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है। तो जो ये पेट्रोल है, पेट्रोल यह गैसोलीन मिश्रण है, गैसोलीन मिश्रण है। ए, यहां पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, बेंजीन, टॉलुइन तथा जाइलीन का, या फिर बी हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन का, या फिर सी एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का, या फिर डी एथेन, एथिलीन तथा एसिटिलीन का। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण है। तो पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण किसका है? हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का। तो ये रहेगा आंसर हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। प्रोटीन गैसोलीन मिश्रण है हेक्सेन का, हेप्टेन का, ऑक्टेन का। क्वेश्चन नंबर 18, दर्पण के रजतीकरण में निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? जो दर्पण होता है, दर्पण के रजतीकरण में निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो ए फ्रैक्टोज का, बी सुक्रोज का, सी ग्लूकोज का, डी गैलेक्टोज का। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा ग्लूकोज का। तो ये रहेगा आंसर 18 का सी ग्लूकोज का। दर्पण के रजतीकरण में निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, फिनॉल की अम्लता का कारण क्या है? तो फिनॉल की अम्लता का कारण है ए हाइड्रोक्सिल समूह का, बी बेंजीन विलय का, सी हाइड्रोजन आबंधन का, डी इसके ऋणायन का, अनुनाद स्थायीकरण का। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा ए। फिनॉल की अम्लता का कारण है हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। फिनॉल की अम्लता का कारण है हाइड्रोक्सिल समूह आएगा आंसर। जैसे कि मैंने बताया आपको 15 से 20 मिनट में इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, तो जल्दी से कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। जल कांच है, जल कांच है तो क्या है? MgSiO3, CaSiO3, या फिर Al2, या फिर Na2SiO3। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर रहेगा Na2SiO3, Na2SiO3 ये हमारा आंसर रहेगा इसका, Na2SiO3। क्वेश्चन नंबर 21, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ए लाइमस्टोन मिट्टी तथा बालू, बी लाइमस्टोन मिट्टी तथा जिप्सम, सी जिप्सम लाइमस्टोन एल्यूमिना। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी रहेगा, लाइमस्टोन। पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है, पोर्टलैंड सीमेंट, इसका लाइमस्टोन मिट्टी और जिप्सम का जो है निर्माण किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है लाइमस्टोन मिट्टी का और जिप्सम का। लाइमस्टोन मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करने में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बस यही 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। असत्य कथन इंगित करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? असत्य कथन बताना है। यहाँ पर कौन सा हमारा सही नहीं है? ए परमाणु बस विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण द्रव्यमान क्षति, या फिर बी हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन है, या फिर सी रेडियो सक्रिय क्षय एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, या फिर डी कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने की।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा हमारा ये डी है, ये हमारा असत्य है। जो ये रेडियो एक्टिविटी की खोज है यह है मैडम क्यूरी ने नहीं की, तो ये डी वाला हमारा गलत हो गया, असत्य है। और इससे पहले वाले जो सत्य हैं वो अच्छे से कर लेते हैं। परमाणु बस विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है जब परमाणु विस्फोट होता है। तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर, हाइड्रोजन जो बम होता है इसका सिद्धांत है ये नाभिकीय संलयन पर डिपेंड होता है, और परमाणु बम का सिद्धांत है वह नाभिकीय विखंडन पर। विखंडन ना परमाणु बम में और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्वेश्चन सी पार्ट है, रेडियो सक्रिय क्षय एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। फेहलिंग विलयन को अपचयिता करता है, तो फेहलिंग विलयन को अपचयिता करता है। ए सोडियम फॉर्मेट, बी सोडियम एसीटेट, या फिर सी सोडियम बेंजोएट, डी पोटेशियम सक्सीनेट, तो यहाँ पर सक्सीनेट, तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा हमारा सोडियम फॉर्मेट, ये रहेगा सोडियम फॉर्मेट। फेहलिंग विलयन से अपचयित करता है सोडियम फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एरोसोल, फेन, जेल, पायस। ठोस में परिक्षिप्त, द्रव्य में प्रक्षिप्त, गैस में प्रक्षिप्त, ठोस। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर रहेंगे, सूची का मिलान करना है। तो ए का आंसर रहेगा हमारा गैस में प्रक्षिप्त ठोस, तो ये आंसर रहेगा गैस में प्रक्षिप्त ठोस, इसका 4th आंसर रहेगा ए का। और फेन का आंसर रहेगा, सबसे पहले मिलान कर लेते फिर अच्छे से डिटेल में करेंगे, द्रव्य में प्रक्षिप्त गैस। और जेल का रहेगा हमारा, ये रहेगा ठोस में प्रक्षिप्त। और ये पायस का रहेगा हमारा 2, द्रव्य में प्रक्षिप्त। तो देख लेते हैं एरोसोल जो है, एरोसोल ये है होता है गैस में प्रक्षिप्त ठोस, गैस में प्रक्षिप्त ठोस होता है एरोसोल। और फेन होता है द्रव्य में प्रक्षिप्त गैस, द्रव्य में प्रक्षिप्त जो गैस होती है वो होती है हमारी फेन। और जेल होती है हमारी ठोस में प्रक्षिप्त, जल क्या होती है, ठोस में प्रक्षिप्त। और पायस होती है द्रव्य में प्रक्षिप्त, पायस होती है द्रव्य में प्रक्षिप्त। ये हो गया आंसर यहाँ पर 24 का। आगे 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज राइट कहलाता है, तो इनमें से कौन सा यौगिक चाइनीज राइट कहलाता है। तो ए मर्क्यूरिक ऑक्साइड, या लेड ऑक्साइड, या फिर लेड पेरोक्साइड, या फिर जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जिंक ऑक्साइड। क्या रहेगा, जिंक ऑक्साइड रहेगा, चाइनीज राइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड, ये रहेगा आंसर। ये हो गए अपने फ्रेंड्स कंप्लीट 25 क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम बहुत जल्दी आज की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। और डेली हमारी ऐसे ही साइंस की जीके की क्लास रहती है 3 से 3:30 पर, और हमारी शाम को 8 बजे 8 से 8:30 तक हमारी क्लास होती है जीके की। तो आप दोनों क्लास में अटेंड किया करो, दोनों क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थैंक यू सो मच, कीप स्माइल एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप आ जाइएगा। बाय बाय।